प्यारे विद्यार्थियों, साथियों, आज हम बात करेंगे राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, जो कि प्रत्येक प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं में किसी न किसी रूप में निश्चित रूप से पूछा जाता है। और मैंने विशेषकर देखा है कि राजनीति विज्ञान के विद्यार्थियों को ये मालूम ही नहीं होता है कि क्या निर्वाचन प्रणाली के प्रतिमान और राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में अंतर है। अक्सर मैंने देखा विद्यार्थियों को एक मानते हैं, नहीं भाई, एक नहीं है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अलग से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों के ऊपर आपके लिए यह लेक्चर तैयार किया है। तो सर्वप्रथम मेरे प्राणों से प्यारे विद्यार्थियों, हम प्रतिदिन राजनीति विज्ञान विषय के अंतर्गत जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं हैं उन सभी के पाठ्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए जो लेक्चर तैयार करते हैं उसकी जानकारी आपको प्राप्त हो सके, इसके लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। आशा करता हूँ आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। चलिए, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। यहाँ आप राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को तभी समझ पाएंगे जबकि पहले ये समझें कि राजनीतिक प्रतिनिधि कहते ही किसे हैं। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दी है, आप हमारी प्लेलिस्ट में देखिएगा। इसके बाद में राजनीतिक प्रतिनिधि के क्या कार्य हैं, क्या भूमिकाएं हैं, इसके ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर दिया है, आप हमारी प्लेलिस्ट में अवश्य देखिएगा। अब यहाँ मैं सामान्य रूप में आपको बताऊंगा क्या कि राजनीतिक प्रतिनिधि आखिर होता क्या है। अब ये बात स्पष्ट हो गई तो ये चारों सिद्धांत आपकी समझ में आ जाएंगे। भाई सीधी सी परिभाषा है इसकी, सामान्य सा अर्थ है इसका क्या कि वास्तव में जनता, समझेंगे, जनता मतलब जो निर्वाचक होते हैं, जो मतदाता होते हैं, जिन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त है। तो यहाँ हम ये कहेंगे कि जनता जिस व्यक्ति को, जिन व्यक्तियों को राजनीतिक शक्ति सुपुर्द करती है वो व्यक्ति राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाते हैं। या जनता जिन व्यक्तियों को राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्वाचित करती है वो राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाते हैं। या जो व्यक्ति राजनीतिक शक्ति जनता से प्राप्त करता है वो राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाता है। यस, मैंने आपके लिए डायग्राम तैयार किया है इसी के ऊपर। क्या जनता राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति राजनीतिक प्रतिनिधि, मतलब जो व्यक्ति जनता से राजनीतिक शक्ति प्राप्त करता है वह राजनीतिक प्रतिनिधि कहलाता है। जैसे सांसद और विधायक, उदाहरण दिया मैंने, जैसे सांसद और विधायक। तो सांसद और विधायक क्या है? राजनीतिक प्रतिनिधि हैं। तो अब इन्हीं राजनीतिक प्रतिनिधियों के सिद्धांतों की चर्चा कर रहा हूं मैं कि जो ये राजनीतिक प्रतिनिधि हैं, मतलब सांसद और विधायक हैं, इन्हें क्या जनता के निर्देशों के अनुसार कार्य करना चाहिए या जनता के निर्देशों से इन्हें स्वतंत्र रहना चाहिए? मूलतः राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का तात्पर्य ही ये है, क्या है कि निर्वाचकों और राजनीतिक प्रतिनिधियों के संबंध किस प्रकार के होने चाहिए, किस प्रकार के हैं। मतलब निर्वाचक का तात्पर्य क्या होगा? मतदाता, अर्थात मतदाता और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच संबंध किस प्रकार के हैं, इस आधार पर वास्तविक रूप में राजनीतिक प्रतिनिधित्व के दो सिद्धांत उभर कर सामने आते हैं, जिन्हें की निर्देशित तथा अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत कहा जाता है।
निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का भावार्थ क्या होता है कि यहाँ वास्तविक रूप में जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, सांसद विधायक, जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है वह जनता के निर्देशों के अनुसार कार्य करता है। राजनीतिक प्रतिनिधि की कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती है, जबकि निर्देशित प्रतिनिधित्व के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, मतलब सांसद विधायक, जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है वह केवल जनता का अभिकर्ता या अधिवक्ता नहीं होता है। मैंने यहाँ नोट भी कर दिया है, अधिवक्ता अभिकर्ता, एजेंट नहीं होता है यहाँ। मतलब यहाँ इसमें निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत में जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है वह जनता का एजेंट मात्र नहीं होता है, जनता के आदेशों के अनुसार ही कार्य नहीं करता है, बल्कि इससे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ वास्तविक रूप में एक बार राजनीतिक प्रतिनिधि चुनने के बाद में, मतलब उम्मीदवार जब चुनाव लड़ता है तो चुनाव जीतने के बाद में जिस क्षेत्र से वह चुनाव लड़ता है वह केवल उस क्षेत्र का ही प्रतिनिधि नहीं होता है, बल्कि पूरी राष्ट्र का प्रतिनिधि बन जाता है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। तो कहने का मेरा भावार्थ यह है कि राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का भावार्थ ये है, तात्पर्य ये है कि यहाँ आपको इस बात का अध्ययन करना है कि निर्वाचक और राजनीतिक प्रतिनिधियों के बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं। निर्वाचक मतलब मतदाता, अर्थात मतदाता और राजनीतिक प्रतिनिधि के बीच किस प्रकार के संबंध होते हैं, इसे ही राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत कहा जाता है। यस, अब चलिए, हमने यहाँ 4 सिद्धांतों की चर्चा की है, जिसको कि मैंने 2 पार्टों में तैयार किया है। पहला है निर्देशित तथा अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत, और दूसरा मैंने बनाया पार्ट प्रतिनिधित्व के उदार, लोकतंत्रवादी तथा समष्टिवादी सिद्धांत। मतलब कुल 4 सिद्धांत हो गए, जिसको मैंने 2 पार्ट में विभाजित कर दिया है। ठीक है, अब ये 4 सिद्धांत मैं आपको बेहतर तरीके से समझाऊंगा। एग्जाम में निश्चित रूप से राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत पर 2 या 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, और ये चारों सिद्धांत यदि आप समझ जाते हैं, 2 पार्ट में विभाजित किया मैंने, चारों सिद्धांत आप समझ जाते हैं तो आपका कोई प्रश्न गलत नहीं हो सकता है। चलिए, पहला क्या है? निर्देशित तथा अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो चलिए इसको मैंने यहाँ अ और ब 2 बिंदु के आधार पर स्पष्ट किया है। सबसे पहले लेंगे निर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। इसका मतलब क्या है कि प्रतिनिधि सदैव अपने निर्वाचकों के अधीन होता है। मतलब निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का तात्पर्य ये होता है कि यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, राजनीतिक प्रतिनिधि मीन्स, मैंने इसलिए डायग्राम बनाया, मीन्स सांसद और विधायक, अर्थात जो सांसद और विधायक होते हैं वो अपने निर्वाचक, मतलब मतदाता, अपने निर्वाचकों के अधीन होते हैं। मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में जो राजनीतिक प्रतिनिधि है, मतलब सांसद और विधायक, जनता जिनको चुन करके भेजती है ना, वो वास्तविक रूप में जनता के अधीन होते हैं। उनकी अपनी कोई स्वतंत्र भूमिका नहीं होती है, वो जनता के निर्देशों, जनता के आदेशों के हिसाब से कार्य करते हैं, और जनता के आदेशों के हिसाब से कार्य नहीं करता है राजनीतिक प्रतिनिधि, तो जनता उन्हें वापस बुला लेती है, जिसे कि प्रत्यावर्तन, रिकॉल कहा जाता है। यह व्यवस्था आधुनिक समय में स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में है। कैंटन का मतलब स्विट्जरलैंड में जो प्रांत है, उन प्रांतों को कैंटन कहा जाता है, और विशेषकर स्विट्जरलैंड के 5 कैंटनों में अभी भी प्रत्यावर्तन, रिकॉल मतलब प्रतिनिधि की वापसी की व्यवस्था है अभी, क्योंकि स्विट्जरलैंड में प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उपकरणों को अपनाया गया है। तो प्रत्यावर्तन या प्रतिनिधि की वापसी ये प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का ही उपकरण या साधन है। ठीक है, अब हम ज्यादा इसकी चर्चा नहीं करें, हम तो केवल सिद्धांत की बात बता रहे। तो ध्यान दें, यहाँ तक हो गया प्रतिनिधि सदैव अपने निर्वाचकों के अधीन होता है। तो मतलब निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत का भावार्थ क्या हुआ कि इसके अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधि हमेशा निर्वाचकों मतलब मतदाताओं के अधीन रहता है। आगे यहाँ विशेषकर रूसो, जीन जैक्स रूसो, जो कि एक समझौतावादी विचारक थे, रूसो एवं रोबेस्पियर ने इसका समर्थन किया था। जैसे नहीं है, रूसो ने स्पष्ट रूप में कहा था कि जैसे एक व्यक्ति अपना प्रतिनिधि चुन देता है तो गुलाम हो जाता है, तो इसलिए रूसो तो जो है प्रत्यक्ष प्रजातंत्र के समर्थक थे। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र में तो क्या होता है, जो प्रतिनिधि होते हैं वो जनता के इशारे पर कार्य करेंगे, जनता जैसा चाहेगी वैसा कार्य उनको करना पड़ेगा, अन्यथा उन्हें वापस बुलाया जाएगा।
देखिएगा आगे बढ़ते हैं। और आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड, क्या कह रहा हूं, आधुनिक युग में स्विट्जरलैंड या स्विस भी कह सकते हैं, स्विट्जरलैंड की कुछ कैंटोनों में प्रतिनिधि की वापसी मतलब प्रत्यावर्तन मतलब रिकॉल के सिद्धांत को स्वीकारा गया है आधुनिक समय में भी। तो ये जो प्रत्यावर्तन की व्यवस्था की गई है स्विट्जरलैंड में, वास्तव में वो क्या है, वो निर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत ही है मेरे भाई, कि राजनीतिक प्रतिनिधियों को चुनने के बावजूद भी ये जो गलत कार्य करता है, जनहित में कार्य नहीं करता, तो उसको वापस बुलाया जा सकता है। स्विट्जरलैंड में ये व्यवस्था है। आगे क्या कह रहे हैं अब हम ध्यान दीजिएगा। एक विद्वान है लीबर ने इस सिद्धांत को असंगत एवं अवैधानिक माना। एग्जाम पूछा जाता है, मतलब लीबर ने निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को क्या कहा है, असंगत एवं अवैधानिक का है। अर्थात वास्तविक रूप में देखा जाए तो पूरी दुनिया में इस सिद्धांत को स्विट्जरलैंड की कुछ कैंटोनों में तो स्वीकार किया गया है, बाकी कहीं पर भी इसको स्वीकार नहीं किया गया है। किसको, निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को। अर्थात राजनीतिक प्रतिनिधि जनता के निर्देश और आदेश के अनुसार कार्य करें, तो क्या ये अच्छा सिद्धांत है? नहीं। राजनीतिक प्रतिनिधि जनता के इशारे पर ही कार्य नहीं करे, बल्कि स्वविवेक से भी कार्य करे। क्यों? क्योंकि जब तक वह स्वविवेक से कार्य नहीं करेगा, तब तक वह राष्ट्र का सच्चा प्रतिनिधि नहीं हो सकता, वह राष्ट्रीय हित में निर्णय नहीं ले सकता। इसी ही कमी को दूर करने के लिए दूसरा सिद्धांत दिया गया है, अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। नोट कीजिएगा, अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत। नाम से स्पष्ट हो रहा है क्या मतलब, कि यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है वह जनता के इशारे, निर्देश और आदेश के अनुसार ही कार्य नहीं करता है, बल्कि इससे अधिक होता है। वह स्वतंत्र रूप में स्वविवेक से भी निर्णय लेता है। वह जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ता है, वह केवल चुनाव जीतने के बाद में उसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, बल्कि पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है। अब देखिएगा, इसमें मैंने नोट कर दी महत्वपूर्ण बातें। प्रतिनिधि मतलब जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, इस सिद्धांत की बात है किसकी, अनिर्देशित। नाम से स्पष्ट है, अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत मतलब राजनीतिक प्रतिनिधि यहाँ जनता का, निर्वाचकों का, मतदाताओं का अधिवक्ता या अभिकर्ता मात्र नहीं होता है, बल्कि इससे अधिक होता है। वह स्वतंत्र रूप में भी कार्य करता है। चलिए, प्रतिनिधि मात्र निर्वाचकों मतलब जाने मतदाता, निर्वाचकों के अधिवक्ता अभिकर्ता मतलब एजेंट, अधिवक्ता अभिकर्ता नहीं होते, केवल इसके एजेंट नहीं होते हैं राजनीतिक प्रतिनिधि, सांसद और विधायक। जनता की केवल एजेंट नहीं है कि जनता जैसा चाहेगी वैसा ही करेंगे, उनका स्वविवेक नहीं होगा, वो स्वतंत्र रूप में कार्य नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। वे इससे अधिक हैं, मतलब वो स्वविवेक से निर्णय ले सकते हैं, वो राष्ट्रीय हित में निर्णय लेंगे, क्योंकि वो पूरे राष्ट्र के प्रतिनिधि हैं। वे इससे अधिक होते हैं। आगे, यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है वह स्थानीय, दलीय एवं राष्ट्रीय दायित्वों को एक साथ निभाने की चेष्टा करता है। वास्तविक रूप में देखा जाए तो अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अंतर्गत जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, सांसद, विधायक, ये बात सत्य है कि वह स्थानीय दायित्वों को भी ध्यान में रखेगा, जहां से चुनाव जीत करके आ रहा है, दलीय हितों को भी ध्यान में रखेगा, जिस दल का है वो, और तीसरा राष्ट्रीय दायित्वों को भी ध्यान में रखेगा। हाँ, यदि यहाँ पर इनमें टकराव होता है, इसमें स्थानीय हित और दलीय हित में टकराव होता है, तो राजनीतिक प्रतिनिधि स्थानीय हित का त्याग करेगा और दलीय हित को स्वीकार करेगा, दलीय हित की रक्षा करेगा। और यदि दलीय हित में और राष्ट्रीय दायित्वों में टकराव होता है, तो ऐसी स्थिति में राजनीतिक प्रतिनिधि दलीय हितों को त्यागे और राष्ट्रीय हितों को ध्यान में रखे। तो वास्तविक रूप में निर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधि स्वविवेक से निर्णय ले सकता है। राजनीतिक प्रतिनिधि निर्वाचकों से स्वतंत्र होता है। यहाँ पर जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, सांसद और विधायक, वास्तविक रूप में राष्ट्र का प्रतिनिधि होता है।
पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। अगर प्रांत की बात आए तो वास्तविक रूप में जिस प्रांत का है उस प्रांत का जो है प्रतिनिधि होता है। इसलिए यहाँ वास्तविक रूप में सभी प्रकार के हितों में सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया जाता है। किसके द्वारा? राजनीतिक प्रतिनिधि के द्वारा। राजनीतिक प्रतिनिधि मीन्स सांसद, विधायक, जिनको जनता चुन करके भेज रही है। तो ये हो गए दो सिद्धांत, निर्देशित, अनिर्देशित। अब यहाँ जो ये अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, इसके बारे में आप कह सकते हैं कि अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत वास्तविक रूप में तर्क संगत है और वैधानिक है, और वर्तमान समय में दुनिया में अनिर्देशित प्रतिनिधित्व के सिद्धांत को ही अपनाया गया है। अब आपसे एग्जाम में किसी भी रूप में प्रश्न पूछा जा सकता है, कैसे? निर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या है? असंगत, अवैधानिक। और अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत क्या है? तर्क संगत और वैधानिक है। यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधि स्वविवेक से स्वतंत्र रूप में निर्णय ले सकता है। यहाँ पर राजनीतिक प्रतिनिधि जनता का एजेंट मात्र नहीं होता है, बल्कि उससे अधिक होता है। ठीक है, अब चलिए दूसरा पार्ट, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के उदार लोकतंत्रवादी तथा समष्टिवादी सिद्धांत। अब दो सिद्धांत और ले रहे हैं हम, क्या क्या? उदार लोकतंत्रवादी तथा समष्टिवादी सिद्धांत। दो सिद्धांत ये हो गए, दो सिद्धांत ये, टोटल 4 सिद्धांत ले रहे हैं हम। ठीक है, एग्जाम की दृष्टि से 4 सिद्धांत महत्वपूर्ण है। अब इसमें सबसे पहले आप समझेंगे कि जो ये उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत है, उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत, देखिएगा मैंने यहाँ पर नोट भी कर दिया है भाई, दो सिद्धांत है ना, उदार लोकतंत्रवादी तथा समष्टिवादी सिद्धांत। तो पहले किसको ले रहे हैं हम? प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत। हाँ, यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि जो ये प्रतिनिधित्व के उदार लोकतंत्रवादी तथा समष्टिवादी सिद्धांत दिया है, किस विद्वान ने दिया है? एलेन आर बाल ने। ध्यान दीजिएगा, राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांतों को एलेन आर बाल ने 2 भागों में विभक्त किया है, जिनके नाम हैं प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत और प्रतिनिधित्व का समष्टिवादी सिद्धांत। किसने दिया है? एलेन आर बाल ने 2 भागों में विभक्त किया। तो पहला भाग ले रहे हैं हम, प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत। नोट कीजिएगा, उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत वास्तव में उदारवादी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है। किस पर? उदारवादी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है। और उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का केंद्र बिंदु स्वतंत्रता है। यह व्यक्ति की स्वतंत्रता के ऊपर विशेष बल देता है। यहाँ वास्तविक रूप में सीमित शासन की बात की जाती है। यहाँ पर वास्तविक रूप में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा की बात की जाती है। इस सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता का वास होता है वह अंतिम रूप में जनता में होता है। इस सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो भी निर्णय लिया जाता है वह बहुमत के आधार पर लिया जाता है। किसके आधार पर लिया जाता है? बहुमत के आधार पर लिया जाता है। तो ये मुख्य मैंने बातें बताई हैं। एग्जाम में कोई प्रश्न बनता है तो इनसे बाहर नहीं बनेगा। अब आपकी सुविधा के लिए मैंने सारी बातें यहाँ नोट भी कर दी हैं। तो देखिएगा, उदारवादी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है ये सिद्धांत। कौन सा? उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत। आगे मैंने यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें नोट की हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, मतलब प्रतिनिधित्व का जो उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत है इसके क्या क्या लक्षण हैं। ये सारे लक्षण यदि समझ में आ जाते हैं तो मेरे भाई पूरा सिद्धांत क्लियर होगा। एग्जाम में इससे बाहर कोई प्रश्न बनता ही नहीं। नंबर 1 विशेषता क्या है इसकी कि यहाँ वास्तविक रूप में जो ये प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत है यह व्यक्ति के अधिकारों को अनुल्लंघनीय मानता है। मतलब यहाँ पर व्यक्ति को जो अधिकार दिए गए उन अधिकारों का राज्य सरकार के द्वारा उल्लंघन नहीं किया जा सकता। सरकारें उन अधिकारों को छीन नहीं सकती हैं। क्यों? क्योंकि उन अधिकारों की सुरक्षा के लिए वास्तविक रूप में किसी न किसी रूप में सर्वोच्च न्यायालय को यह दायित्व सौंप दिया जाता है और संविधान में किसी न किसी रूप में संवैधानिक उपचारों की व्यवस्था कर दी जाती है। जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत इसकी व्यवस्था की गई है। अगली बात यहाँ ये भी ध्यान रखनी है कि यह जो प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है वास्तविक रूप में हमारे भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान में अपनाया गया है। ठीक है, देखिएगा, पहली विशेषता है व्यक्ति के अधिकारों को अनुल्लंघनीय मानता है ये सिद्धांत। दूसरा, उदार संविधानवाद मतलब सीमित शासन विश्वास करता है। अर्थात प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत वास्तविक रूप में
सीमित शासन में विश्वास करता है। सीमित शासन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर जो सरकार होती है वह सरकार संविधान के अनुरूप कार्य करेगी। और उदार संविधानवाद इसको इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ पर वास्तविक रूप में जो संविधानवाद की व्यवस्था की गई है उस संविधानवाद के अंतर्गत उदारवादी विचारधारा के जो सिद्धांत हैं उन सबको स्वीकार किया जाता है। तीसरा, प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था, अर्थात यहाँ उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत के अंतर्गत वास्तविक रूप में जो उम्मीदवार चुनाव लड़ते हैं वह जो उनका भौगोलिक निर्वाचन क्षेत्र होता है उसके आधार पर चुनाव लड़ता है, और जिस क्षेत्र से वह चुनाव जीत करके आ जाता है, चुनाव जीतने के बाद में यदि प्रांत की बात आती है तो वह पूरे प्रांत का प्रतिनिधि होता है, और देश की बात आती है तो पूरे देश का प्रतिनिधि होता है। केवल वहाँ वह प्रतिनिधि स्थानीय या दलीय हितों का ही प्रतिनिधित्व नहीं करता है बल्कि राष्ट्रीय हितों का प्रतिनिधित्व करता है। चौथी विशेषता क्या है इसकी? सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति को मत की कीमत समान होनी चाहिए। क्या? प्रत्येक व्यक्ति के मत की कीमत समान होनी चाहिए। फिर से दोहरा रहा हूँ। चौथा है, सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए। आप बताइए मुझे, भारत के अंतर्गत क्या सभी व्यक्तियों को मताधिकार नहीं दिया गया है? वो एक अलग बात है। बच्चा है, पागल है, अपराधी है, तो ये तो मैंने आपको निर्वाचन प्रणाली के अभिप्राय में समझा दिया था कि इनको मतदान का अधिकार नहीं होता है। वैसे देखा जाए तो आप बताइएगा मुझे, भारत के अंतर्गत क्या स्त्री और पुरुष को समान अधिकार नहीं है, एक एक मत का अधिकार नहीं है, या असमानता है? या एक व्यक्ति बहुत ज्यादा संपत्तिशाली है, एक व्यक्ति गरीब है, तो क्या भेदभाव किया गया? क्या शिक्षा के आधार पर भेदभाव किया गया? नहीं, भेदभाव नहीं किया गया। तो फिर से सभी व्यक्तियों को मताधिकार प्राप्त होना चाहिए तथा प्रत्येक व्यक्ति के मत की कीमत समान होनी चाहिए। ये वास्तविक रूप में प्रतिनिधित्व की उदारवादी लोकतंत्रवादी सिद्धांत की विशेषता है, सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। अगली विशेषता है, प्रभु सत्ता का निवास शासक वर्ग में नहीं बल्कि शासित वर्ग में होता है। मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत ये मानकर चलता है, क्या मानकर चलता है? कि प्रभु सत्ता का निवास शासक वर्ग में नहीं होता है बल्कि शासित वर्ग में होता है। मतलब वास्तविक रूप में यहाँ जो संप्रभुता का वास होता है वह जनता में होता है। शासित वर्ग का मतलब जनता में होता है। जैसे भारतीय संविधान के प्रस्तावना में स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि हम भारत के लोग मीन्स यहाँ संप्रभुता का वास कहाँ है? जनता में है। अगला छठा लक्षण क्या है? चुनाव क्षेत्रों का आकार लगभग समान होना चाहिए एवं गुप्त एवं स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत ये कहता है, क्या कहता है? कि चुनाव क्षेत्रों का आकार लगभग समान होना चाहिए, जो भौगोलिक क्षेत्र निर्धारित किया जाता है, और गुप्त एवं स्वतंत्र मतदान की प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। क्या भारत के अंतर्गत गुप्त मतदान नहीं होता है? क्या खुला मतदान होता है? नहीं, हमारे यहाँ गुप्त मतदान ही होता है। इसी के साथ में स्वतंत्र मतदान होता नहीं, स्वतंत्र मतदान होता है। तो भारत में, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जापान के अंतर्गत यहाँ पर वास्तविक रूप में सिद्धांत को स्वीकार किया गया है, और आज पूरी दुनिया में वास्तविक रूप में ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जो उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत है वही श्रेष्ठ है, वही मान्य है, वही सर्वाधिक उचित है, वही तर्क संगत है। क्या कह रहा हूं मैं? वही तर्क संगत है। मतलब आज पूरी दुनिया में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत ही एक श्रेष्ठ सिद्धांत माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला विशेषता है, प्रतिनिधि निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी लेकिन मात्र अभिकर्ता नहीं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। सातवीं विशेषता है, प्रतिनिधि निर्वाचकों के प्रति उत्तरदायी। मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इस सिद्धांत के अंतर्गत जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है, सांसद विधायक, जो राजनीतिक प्रतिनिधि होता है वह वास्तविक रूप में निर्वाचकों मतलब मतदाताओं के प्रति उत्तरदायी तो होता है, जवाब तो देना पड़ता है। इसे गलत कार्य करता है तो चुनाव में जनता इन्हें पराजित कर देगी, उत्तरदायी तो है। लेकिन उत्तरदायी के साथ में यह मात्र अभिकर्ता नहीं, ये केवल जनता का एजेंट मात्र नहीं बल्कि स्वविवेक से राष्ट्र हित में निर्णय ले सकता है। ध्यान रखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण बात है, एग्जाम पूछा जाता है ये वाला बिंदु अक्सर। आगे आठवीं विशेषता है, जनादेश के सिद्धांत विश्वास। मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व का जो उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत है वह जनादेश के सिद्धांत विश्वास करता है। मतलब जनता के द्वारा जिस भी दल को स्वीकार किया जाता है उस दल के द्वारा ईमानदारी से वास्तविक रूप में सत्ता का प्रयोग किया जाता है
और जिसे जनता पराजित कर देती है और विपक्ष में बैठ जाता है। तो जनादेश के सिद्धांत में विश्वास किया जाता है यहाँ। इसी के साथ में राजनीतिक दलों को निर्वाचन का अंग माना जाता है। मतलब राजनीतिक प्रतिनिधित्व के उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत में राजनीतिक दलों को निर्वाचन का अंग माना जाता है, महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। राजनीतिक दलों को निर्वाचन का अंग माना जाता है। यहाँ मैंने शॉर्ट में लिखा है राजनीतिक दलों को निर्वाचन का अंग माना जाता है। अगला नामी विशेषता क्या है? बहुमत के सिद्धांत में विश्वास रखता है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत वास्तविक रूप में बहुमत के सिद्धांत में विश्वास रखता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ किसी भी रूप में कोई निर्णय लिया जाता है बहुमत के आधार पर लिया जाता है। जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में उसी ही राजनीतिक दल के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाता है जिसे बहुमत प्राप्त होता है, और उसके बाद में जैसे ही उनके द्वारा सरकार का गठन हो जाता है तो सरकार का गठन होने के बाद में व्यवस्थापिका के अंतर्गत भी जो कानून बनाए जाते हैं, जो निर्णय लिए जाते हैं, जो नीतियां बनाई जाती हैं, वहां पर भी बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिए जाते हैं। किसमें? राजनीतिक प्रतिनिधित्व के उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत में। इसलिए 9 विशेषता है बहुमत के सिद्धांत में विश्वास रखता है। चाहे संसद में व्यवस्थापिका में निर्णय लिया जाए तो बहुमत से लिया जाएगा, चाहे चुनावों की बात आए तो विजय वही होगा जिसे बहुमत प्राप्त होगा। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद में दूसरा जो इसका सिद्धांत है, यहाँ दूसरे पार्ट में दूसरा सिद्धांत प्रतिनिधित्व का समष्टिवादी सिद्धांत। बहुत महत्वपूर्ण बात है प्रतिनिधित्व का समष्टिवादी सिद्धांत। जैसे यहाँ जो ये उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत है वो उदारवादी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है, वैसे ही जो ये समष्टिवादी सिद्धांत है ये समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, जिसे कि समाजवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। जिसे कि वास्तविक रूप में आधुनिक समय में जो हम कहेंगे यहाँ विशेषकर जो साम्यवादी राष्ट्र हैं, क्या जो साम्यवादी राष्ट्र हैं उनके द्वारा इस सिद्धांत को अपनाया गया है। परंतु ध्यान दीजिएगा, विशेषकर यहाँ 2 राष्ट्र राज्य थे, एक तो सोवियत संघ और चीन। तो सोवियत संघ का 1991 में विघटन हो गया, इसीलिए वास्तविक रूप में सोवियत संघ के अंतर्गत राजनीतिक प्रतिनिधित्व के इस सिद्धांत की विफलता हो गई, इसे अस्वीकार कर दिया गया है। चीन में अभी भी कुछ मात्रा में ये मौजूद है, बाकी पूरी दुनिया में यदि कहा जाए तो प्रतिनिधित्व का जो समष्टिवादी सिद्धांत है ये असफल हो गया है। क्या हो गया है? ये असफल हो गया है। इसलिए आज पूरी दुनिया में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत ही एक श्रेष्ठ, तर्क संगत, उचित, मान्य सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। मतलब पूरी दुनिया में राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत ही एक श्रेष्ठ सिद्धांत स्वीकार किया जाता है। मतलब सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में यह बात और स्पष्ट होगी कि समष्टिवादी सिद्धांत एक असफल सिद्धांत है, जबकि राजनीतिक प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत एक सफल श्रेष्ठ सिद्धांत है। एक सफल श्रेष्ठ सिद्धांत है, एग्जाम पूछा जाता है ये। चलिए अब समझे इसको। प्रतिनिधित्व का समष्टिवादी सिद्धांत, मैंने सारी बातें नोट कर दी है। यहाँ ब्रैकेट में लिखा है समाजवादी सिद्धांत, मतलब इसे समाजवादी सिद्धांत भी कहते हैं। और यहाँ पर जो समष्टिवादी सिद्धांत है समाजवादी विचारधारा पर आधारित है, मतलब समाजवादी राजनीतिक विचारधारा पर आधारित है, जिसे कि साम्यवादी राष्ट्र राज्यों के द्वारा स्वीकार किया गया है। वर्तमान में चीन के अंतर्गत कुछ मात्रा में ये विशेषताएं मौजूद हैं। अब आगे बढ़े, यहाँ मैंने लिखा है कि जनता की प्रभु सत्ता से इसका आशय, एग्जाम पूछा जाता है। मतलब इस सिद्धांत में, किस सिद्धांत में? समष्टिवादी सिद्धांत में जनता की प्रभु सत्ता से इसका आशय तात्पर्य सर्वहारा वर्ग की प्रभु सत्ता से। मतलब यहाँ जनता की प्रभु सत्ता का मतलब सर्वहारा वर्ग की प्रभु सत्ता से माना जाता है, जबकि पिछले वाले सिद्धांत में, उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत में जनता की प्रभु सत्ता का तात्पर्य वास्तव में जनता की प्रभु सत्ता ही माना जाता है। जैसे यहाँ शासित वर्ग है, यहाँ किसी वर्ग विशेष से कोई लेना देना नहीं है, बल्कि पूरी जो जनता है ना वही प्रभु सत्ता का प्रयोग करती है, जनता ही संप्रभु होती है। जबकि सिद्धांत में, मतलब समष्टिवादी सिद्धांत में जनता की प्रभु सत्ता से इसका आशय सर्वहारा वर्ग की प्रभु सत्ता से, एग्जाम पूछा जाता है, सर्वहारा वर्ग की प्रभु सत्ता से। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में जो प्रभु सत्ता है, जनता की प्रभु सत्ता है, उसका तात्पर्य सर्वहारा वर्ग की प्रभु सत्ता से। सर्वहारा वर्ग की प्रभु सत्ता का तात्पर्य होता है श्रमिक और मजदूर, श्रमिक वर्ग,
श्रमिक वर्ग, मजदूर वर्ग। मार्क्सवाद की शब्दावली में दो वर्ग हो गए ना, बुर्जुआ और सर्वहारा। बुर्जुआ और सर्वहारा, तो बुर्जुआ तो कौन होता है, पूंजीपति, और सर्वहारा कौन होता है, श्रमिक। सर्वहारा कौन होता है, श्रमिक। तो यहाँ जनता की प्रभु सत्ता का मतलब लिया जाता है सर्वहारा की प्रभु सत्ता। क्या, सर्वहारा वर्ग की प्रभु सत्ता। सर्वहारा वर्ग की प्रभु सत्ता का मतलब श्रमिक वर्ग की प्रभु सत्ता। आगे बढ़े, और बहुमत की इच्छा का अर्थ सर्वहारा वर्ग की इच्छा है। मतलब यहाँ जैसे इधर बहुमत का सिद्धांत का मतलब ये होता है कि संसद में हो, मतलब व्यवस्था पे कम जो भी निर्णय लिया जाता है बहुमत से लिया जाता है। अब इसके अंतर्गत किसी वर्ग विशेष से कोई मतलब नहीं है, जबकि यहाँ पर बहुमत की इच्छा का अर्थ होता है सर्वहारा वर्ग की इच्छा। मतलब यहाँ बहुमत से निर्णय लेने का मतलब होता है जो सर्वहारा वर्ग होता है, श्रमिक वर्ग, सर्वहारा वर्ग की इच्छा ही बहुमत है। सर्वहारा वर्ग की इच्छा ही बहुमत है। अब यहाँ दो प्रश्न बन रहे हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे अब इसकी विशेषताएं लेते हैं, किसकी, समष्टिवादी सिद्धांत की क्या क्या विशेषताएं। नंबर 1, बहुत महत्वपूर्ण बात है ये, जो प्रतिनिधित्व का समष्टिवादी सिद्धांत है वह उदारवादी लोकतंत्र की तुलना में आर्थिक लोकतंत्र श्रेष्ठ होता है, इसको स्वीकार करता है। मतलब समष्टिवादी सिद्धांत का कहना है कि उदारवादी लोकतंत्र की तुलना में आर्थिक लोकतंत्र श्रेष्ठ होता है, जबकि तो उदारवादी लोकतंत्र को श्रेष्ठ मान रहे हैं कौन, ये तो उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत है। और ये किसको मान रहे हैं, उदारवादी लोकतंत्र की तुलना में आर्थिक लोकतंत्र श्रेष्ठ होता है। मतलब ये है समष्टिवादी सिद्धांत जो है ना, वो आर्थिक लोकतंत्र को श्रेष्ठ मानता है। अर्थात ये सभी व्यवस्थाओं का आधार अर्थव्यवस्था को मानता है, सभी व्यवस्थाओं का आधार अर्थव्यवस्था को मानता है। सब कुछ अर्थ पर टिका हुआ है, सब कुछ धन पर टिका हुआ है, सब कुछ संपत्ति पर टिका हुआ है। यहाँ तक कि कानून, संस्कृति, क्या कह रहा हूँ, कानून, संस्कृति, रीति रिवाज, धार्मिक व्यवस्थाएं, जो कुछ भी है अर्थव्यवस्था संपत्ति पर, आर्थिक संबंधों पर आधारित होती है, ये मान के चलता है। दूसरी विशेषता है लोकतंत्र का आधार, लोकतंत्र का आधार केवल सर्वहारा वर्ग ही हो सकता है। मतलब प्रतिनिधित्व का समष्टिवादी सिद्धांत लोकतंत्र का आधार केवल सर्वहारा वर्ग को ही मानता है। मतलब इनका कहना है कि लोकतंत्र का आधार केवल श्रमिक वर्ग ही हो सकता है, केवल श्रमिक वर्ग ही हो सकता है। अगली विशेषता देखो, ये विशेषता जो बता रहा हूँ ये आप तैयार कीजिएगा, एग्जाम में कोई प्रश्न ऐसा बनता नहीं जो इनसे बाहर बनेगा। तीसरा है समाज में बहुसंख्यक वर्ग, ध्यान दीजिएगा, बहुसंख्यक जो संख्या में ज्यादा हैं, बहुसंख्यक वर्ग सर्वहारा होता है। मतलब ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी समाज व्यवस्था का अध्ययन करेंगे हम तो उस समाज में जो जनता की संख्या बहुत ज्यादा होती है वह किसकी ज्यादा होती है, सर्वहारा की होती है। सर्वहारा का मतलब श्रमिक की होती है। अतः व्यवस्थापिका को मात्र इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करना चाहिए। भाई ये सिद्धांत ये कहता है कि किसी भी समाज व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं तो वहां पर बहुत ज्यादा जो जनता की संख्या होती है वो किसकी होती है, श्रमिकों की होती है। जब श्रमिकों की संख्या बहुत ज्यादा होती है तो व्यवस्थापिका में जो है प्रतिनिधित्व किसका होना चाहिए, ज्यादा श्रमिकों का ही होना चाहिए, मतलब सर्वहारा वर्ग का ही होना चाहिए क्योंकि इनकी संख्या ज्यादा है। कौन कह रहा है, समष्टिवादी सिद्धांत। आगे बढ़े, चौथा क्या है, साम्यवादी दल का ही अस्तित्व होता है। आगे मैंने ब्रैकेट में लिखा वर्ग संघर्ष का अंत हो जाता है। मतलब ये सिद्धांत ये कहकर चलता है, क्या कहकर चलता है कि भाई यहाँ वास्तविक रूप में जो बहुसंख्या होती है किसकी होती है, सर्वहारा की होती है, सर्वहारा वर्ग की होती है। और सर्वहारा वर्ग का जो प्रतिनिधित्व किया जाता है वो किसमें होता है, साम्यवादी दल के द्वारा होता है। इसलिए साम्यवादी दल का ही अस्तित्व होता है। मतलब यहाँ केवल 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 एक ही दल होता है, साम्यवादी दल, बाकी अन्य किसी दल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ आकर के किसी भी रूप में वर्गों में कोई वर्ग संघर्ष नहीं होता है, और वर्ग संघर्ष नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में वास्तविक रूप में केवल 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 साम्यवादी दल का ही अस्तित्व होता है। इसी की विचारधारा को स्वीकार किया जाता है। इसकी विचारधारा को किसी भी रूप में किसी के द्वारा यदि अस्वीकार किया जाता है तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जैसे कि वर्तमान में चीन में ऐसा ही है। आगे पांचवा है लोकतंत्र का संचालन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत से करता है। ये मतलब जो समष्टिवादी सिद्धांत वो ये कहता है कि लोकतंत्र का संचालन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत से करता है। अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में लोकतंत्र का संचालन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है।
लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत का मतलब ये होता है कि यहाँ पर स्थानीय स्तर से लेकर के और राष्ट्रीय स्तर तक जो भी संस्थाएं हैं, उन संस्थाओं को जनता निर्वाचित करती है। यस, चीन में ऐसा है, जनता निर्वाचित करती है तो वो तो लोकतांत्रिक होगा। लेकिन स्थानीय स्तर से शक्ति धीरे 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 राष्ट्रीय स्तर की संस्थाओं को सुपुर्द हो जाती है और अंत में वह सारी शक्ति सत्ता साम्यवादी दल को प्राप्त हो जाती है, जिसे केंद्रवाद कहते हैं। इसलिए यहाँ लोकतंत्र का संचालन लोकतांत्रिक केंद्रवाद के सिद्धांत के आधार पर किया जाता है। ये आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है क्या कि प्रतिनिधित्व के समष्टिवादी सिद्धांत में लोकतंत्र का संचालन निम्न में से किस सिद्धांत के आधार पर होता है? तो आपको उत्तर देना है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। अगली विशेषता है, यह सिद्धांत मतलब समष्टिवादी सिद्धांत, यह सिद्धांत स्वयं को लोकतांत्रिक मानता है। मतलब समष्टिवादी सिद्धांत अपने आप को लोकतांत्रिक मानता है, लेकिन अपनी शासन व्यवस्था को सर्वहारा का अधिनायक तंत्र भी कहता है। अधिनायक तंत्र भी कहता है। किसका? सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तंत्र भी कहता है। लोकतांत्रिक मानता है, लेकिन फिर भी क्या कहता है? सर्वहारा का अधिनायक तंत्र। सर्वहारा मतलब श्रमिक, अर्थात यहाँ वास्तविक रूप में श्रमिक वर्ग की तानाशाही होगी, ये बात कहता है। अतः यह प्रतिनिधित्व का लोकतांत्रिक नहीं बल्कि समष्टिवादी सिद्धांत है। क्या है? बल्कि समष्टिवादी सिद्धांत है, बल्कि समष्टिवादी, ये समष्टिवादी है बल्कि समष्टिवादी सिद्धांत है। ठीक है। अब निष्कर्ष रूप में क्या कहेंगे आप ये कहेंगे कि वास्तव में इन चारों सिद्धांतों में जो वैधानिक तर्कसंगत सिद्धांत है, एक तो अनिर्देशित प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, ये पूरी दुनिया में स्वीकार किया गया है, और ये जो प्रतिनिधित्व का उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत है, ये श्रेष्ठ और मान्य सिद्धांत है। बाकी समष्टिवादी सिद्धांत ये वास्तव में लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं, यहाँ किसी भी रूप में लोकतंत्र को स्वीकार ही नहीं किया जाता है मेरे भाई। चीन के संविधान को जनवादी चीन का संविधान कहा जाता है, लोकतांत्रिक संविधान कहा जाता है, लेकिन वास्तविक रूप में कैसा लोकतंत्र है चीन में? आज देखिएगा, सोवियत संघ का तो विघटन हो गया 1991 में, अवसान हो गया, तो वहां तो केवल एक दल है। और लोकतंत्र की तो पहली शर्त ये होती है कि कम से कम दो विकल्प तो होनी चाहिए, जिसमें से जनता एक को पसंद कर दे, एक को ना पसंद कर दे। तो वास्तविक रूप में समष्टिवादी सिद्धांत में तो केवल ये यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि केवल सामाजिक दल का अस्तित्व होता है। तो सामाजिक दल का अस्तित्व, तो इसका मतलब ये है कि जब भी चुनाव हो तो जनता को तो उसे वोट देना ही पड़ेगा, समर्थन देना ही पड़ेगा, क्योंकि पसंद नापसंद का सवाल ही नहीं है, कोई विकल्प ही नहीं है। इसलिए वास्तव में लोकतांत्रिक सिद्धांत नहीं है, ये राजनीतिक प्रतिनिधित्व का श्रेष्ठ मान्य सिद्धांत नहीं है, बल्कि समष्टिवादी सिद्धांत वास्तविक रूप में एक असफल, अवैधानिक और अतर्कसंगत सिद्धांत। क्या कह रहा हूं? समष्टिवादी सिद्धांत वास्तविक रूप में एक असंगत, अवैधानिक, अतर्कसंगत, अमान्य, असफल सिद्धांत है, जबकि उदार लोकतंत्रवादी सिद्धांत एक श्रेष्ठ, मान्य, वैधानिक और तर्कसंगत सिद्धांत है। ये हो गए आपके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, ये चारों सिद्धांत ठीक से समझ में आ जाने चाहिए। आशा करता हूँ आप इनको ठीक से समझ गए होंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच।